अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। 2 से 3 अहम चीज़ें हैं जो कि आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपको बताते जाएं कि 7 रिजवी जो कि कल मुरीद के में एक हादसा होता है, पुलिस और जो मुजाहिरीन थे वो आमने सामने होते हैं, उस वक्त से 7 रिजवी जो है मंजर आम से गायब है। कहा जा रहा था 7 रिजवी ज़ख्मी हो गए, लेकिन उसके बाद बताया गया कि 7 रिजवी ज़ख्मी नहीं हुए। इस बात के बारे में काफ़ी सारी अहम गोइयाँ जो है सोशल मीडिया पर अभी गर्दिश कर रही है। अगर 7 रिजवी ज़ख्मी नहीं हुए, 7 रिजवी गिरफ्तार नहीं हुए, 7 रिजवी गए कहाँ, हम आपको बताएंगे 7 रिजवी गए कहाँ। हमारे पास वीडियो सबूत है, मुकम्मल वीडियो है जिसमें 7 रिजवी को देखा जा सकता है। ये वीडियो आपने कहीं और नहीं देखी होगी। पहली चीज़ कि 7 रिजवी गए का। दूसरी जो FIR 7 रिजवी पर दर्ज होती है, उनके भाई पर दर्ज होती है थाना मुरीद के में, इंतहाई ख़तरनाक FIR है। आखिर उसमें इतनी ख़तरनाक वाली बात क्यों है? एक तो उसमें 2 दर्जन से ज़ायद उस FIR में जो दफ़ात है वो लगाई जाती है, जिसमें इश्तिआल अंगेज़ी, दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल की तमाम तर जो दफ़ात है वो लगाई जाती है। अब जो FIR का मतन है वो क्या है? FIR का मतन ये है कि SHO साहब और बाकी तमाम पुलिस वाले मुरीद के में ड्यूटी पर थे कि वहाँ पर मजहबी जमात का रेला आता है, एहतजाज करते हैं, और एहतजाज में 7 रिजवी साहब और उनके भाई अनस रिजवी और दूसरे तमाम तर लोग जो कि वहाँ पर स्टेज पे मौजूद थे, तमाम तर उनके ओहदेदारान थे, स्टेज पर मौजूद है। और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें इस दफ़ा कोई रोक नहीं सकता, कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हुकूमती पॉलिसियों पर भी वहाँ पर खुल्लम खुल्ला तनकीद की जा रही थी। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए जो लोग हैं उन्हें इश्तियाल दिलाया जा रहा था कि वहीं पर हम क्या देखते हैं कि एकदम से 40-50 लोगों का जत्था उठता है और उठने के बाद एक APV पर हमलावर हो जाता है। अब वो जत्था कोई आम जत्था नहीं था, उस जत्थे के पास डंडे मौजूद थे। डंडे कौन से मौजूद थे? जिसके ऊपर कांटेदार तारें लपेटी हुई थी। ये वो लोग थे जिनके पास ना सिर्फ कांटेदार डंडे मौजूद थे, जिनके पास पेट्रोल बम मौजूद थे, जिनके पास असला मौजूद था, जिनके पास गोलियां मौजूद थी, जिनके पास वो तमाम तर मवाद मौजूद था, तमाम तर चीज़ें मौजूद थी कि एक दम में एक नॉर्मल चलती हुई ज़िंदगी को, एक नॉर्मल शहर को उन्होंने तबाही में तब्दील करके रख दिया। होता क्या है, 40 से 45 लोगों का ये जत्था जाता है, जाकर APV पर हमला कर देता है और उस APV में बैठे हुए SHO शहजाद नवाज जुम्मट को वहाँ से उतारते हैं और उतारने के बाद उन पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। जैसे उन पर तशद्दुद किया जाता है तो तशद्दुद के दौरान ही 7 रिजवी क्या करते हैं? 7 रिजवी स्टेज पर मौजूद है, 7 रिजवी अपने पास रखा हुआ पिस्टल उठाते हैं। उठाने के बाद वो फायर करते हैं। फायर जाके SHO को लगता है, SHO को पेट में फायर लगने से वो ज़ख्मी हो जाता है। SHO ज़ख्मी होने के बाद अब जो उसके इर्द गिर्द और लोग मौजूद थे, इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ने लगी, एकदम से फायरिंग हो गई। जो वहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद थे वो मुंशिर हो गए। इसी असना में उनके साथ अनस रिजवी मौजूद थे। उन्होंने अपनी राइफ़ल उठाई और राइफ़ल उठाने के बाद अनस रिजवी ने भी फायरिंग करना शुरू कर दी। जब उन्होंने फायरिंग की तो हजूम जो था वो मुश्तिल हो गया। अब लोग दोबारा से पुलिस पर हमला करना शुरू हो गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक SHO को APV से निकाला, मारा। अब जब फायरिंग होती है, फायरिंग में SHO ज़ख्मी हो जाता है, तो जो साथ वाले साथी मौजूद थे वो क्या करते हैं कि रोड्स बंद थे तो तंग गलियों से होते हुए उस SHO को लेकर वहाँ पर हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं तो SHO शहजाद नवाज जो है शहीद हो चुके होते हैं, इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके होते हैं। मेरे यहाँ पर 2 से 3 सवाल है। सवालात कुछ यूँ हैं कि अब वो SHO जो है उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है। आखिर उस SHO का कसूर क्या था? कसूर ये था वो वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद था कि ये जो रैली हो रही है यहाँ पर मैं अमन को बरकरार रख सकूं, कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल ना बने जैसी उसके साथ बन गई। वो इसलिए मौजूद था कि स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं वो टाइम से अपने घरों को जा सके। वो इसलिए वहाँ पर मौजूद था कि अगर कोई मरीज़ वहाँ पर आ रहा है तो आराम से गुजर सके। वो इसलिए वहाँ पर मौजूद था कि अगर ख़वातीन बाज़ार से कुछ सामान लेने आ रही है तो कोई इन्हें तंग ना करे, उन्हें मुश्किल ना हो, ख़वातीन आराम से गुजर सके, रास्ते जो हैं उन्हें मिल सके। अब उस SHO को वहाँ पर शहीद कर दिया जाता है। अब ये FIR जो है ये दर्ज होती है 7 रिजवी पर, अनस रिजवी पर। तो अब इसके बाद तमाम तर जो कहानी है वो ये है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अभी तक वो पुलिस के पास नहीं है। ये वो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें 7 रिजवी आप देख सकते हैं कि किस तरह से
फरार होकर जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि साद रिजवी को गोली लग गई, साद रिजवी गिर गए। साद रिजवी गिरे नहीं, साद रिजवी ये फरार होकर जा रहे हैं। अब साद रिजवी तो फरार हो गए। अब मसला यहाँ पर और आता है कि पुलिस साद रिजवी के घर पहुँच जाती है। जब पुलिस साद रिजवी के घर पहुँचती है, वहाँ पर तलाशी ली जाती है, तो उनके घर क्या देखते हैं? उनके घर से करोड़ों रुपया बरामद होता है, उनके घर से सोने की ईंटें बरामद होती है। मेरा सवाल है कि हम देखते हैं हमारे मोहल्लों में इर्द गिर्द इमाम मस्जिद मौजूद होते हैं जिनकी तनख्वाह 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान होती है। अगर वो किसी पोस्ट सोसाइटी पर मौजूद है तो उनकी तनख्वाह कह लें कि 50 से 60,000 होती है। लेकिन साद रिजवी की 30,000 तनख्वाहें मैक्सिमम हम लगा लेते हैं जी, 60,000 तनख्वाहें। एक बंदा जिसकी 60,000 तनख्वाह इमाम मस्जिद है आज के दौर में, तो उसके घर से बेशकीमती चीज़ें मिलना, गड़ियाँ मिलना, लाखों करोड़ों रुपया मिलना और उसके साथ साथ सोने की ईंटें मिलना, ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा था? एक इमाम मस्जिद के पास इतना पैसा कैसे आ सकता है? क्या ये वही पैसा था जो साद रिजवी को मुल्क दुश्मन एजेंसीज दे रही थी कि अपने मुल्क में इंतशार फैलाओ? क्या ये वही पैसा था जो रॉ की जानिब से साद रिजवी को दिया गया कि पाकिस्तान में आग लगा दो, पाकिस्तान में तबाही मचा दो? क्या ये वही पैसा था जो इस्लाम के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया और उसके बाद असला ख़रीदने के लिए उससे इस्तेमाल किया गया? क्या ये वही पैसा था कि जो सदकात व ज़कात के लिए लोगों से लिया जाता है और उसके बाद उनसे V8 लैंड क्रूज़र ख़रीद ली जाती है? क्या ये वही पैसा था? मेरा ये आप लोगों से सवाल है कि साद रिजवी के घर से इतना पैसा जो हुकूमत निकाल लाई है, इदारे निकाल लाए हैं, वो पैसा साद रिजवी के पास कहाँ से आ गया? वो चंदों का पैसा था, किस चीज़ का पैसा था? उनके वालिद की बात करें, खादम रिजवी की बात करें, तो वो कोई इतने लैंडलॉर्ड नहीं थे। वो भी इमाम मस्जिद थे, अपनी मजदूरी करते थे और अपना गुजारा कर रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे। तो करोड़ों रुपया कहाँ से आ जाता है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इससे अहम सवाल जो है वो उस SHO के बच्चे इस टाइम पे कर रहे हैं, जिस SHO को बेरहमी से तशद्दुद करके उन्हें फायर मार के वहाँ पर शहीद कर दिया गया। कि हमारे बाप का क्या कसूर था? हमारे बाप ने क्या किया था? हमारा बाप कौन सी दहशत गर्दी कर रहा था? हमारे बाप को क्यों मारा गया? ये उन मासूम बच्चों के सवाल है। SHO शहजाद के 3 बच्चे हैं, जिनमें से उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। उनके जो 2 बेटे हैं, एक की एज 8 साल और दूसरे की उम्र 3 साल है, और जबकि उनकी एक बेटी जो है वो 6 साल की है। हमारे वालिद पाकिस्तान के लिए ड्यूटी कर रहे थे, शायद इसलिए उन्हें शहीद किया गया। हमारे वालिद पाकिस्तानियों के लिए ड्यूटी कर रहे थे, शायद इसलिए उन्हें शहीद किया गया। मेरा आप लोगों से सवाल है, ये तो उन बच्चों के सवाल है, मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब भी इस मजहबी जमात का धरना होता है तो इस धरने में इतनी अमवात क्यों होती है? ये धरने इतने पुरतशद्दुद क्यों होते हैं? आपने देखा कि इससे पहले फैज़ाबाद में धरना दिया गया था, किस तरह से तबाही मचा दी गई, किस तरह से हमारी मासूम आवाम क्यों निकलती है। भाई आप इस धरनों में देखो कि जो लोग मौजूद हैं, अब किया क्या जाता है? अब इन लोगों का तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है। लोग एहतजाज में क्यों आते हैं, इनके साथ क्यों चलते हैं? इनके सिंपल उन लोगों से 2 से 3 सवाल होते हैं। तुम नबी पाक को मानते हो? जी मानता हूँ। तुम इस्लाम को मानते हो? जी मानता हूँ। तुम ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जान दे सकते हो? जी दे सकता हूँ। तो निकलो बाहर, हम ख़त्म नबूवत के लिए निकल रहे हैं, हम इसलिए निकल रहे हैं, इस्लाम के लिए निकल रहे हैं, आओ बाहर। और ये इदारों को, रियासत को, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को बज़ाहिर उन लोगों के सामने इस्लाम का दुश्मन बना के पेश करते हैं। वो मासूम लोग जिन्हें ये मासूमाना तरीके में मासूमाना सवाल करके वर्गला कर उन्हें ले आते हैं और उसके बाद उन्हें रियासत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं कि ये जो आपकी रियासत है इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ये तो मुनाफिक है। अब मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाह रहा जो इस जमात की जानिब से, इन जमात के जो उलमा कराम हैं उनकी जानिब से यूज़ किए जाते हैं, जो गालियाँ दी जाती है कि वो गालियाँ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरी तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती। और उसके बाद जब फ़लस्तीन में अमन हो गया है तो ये लोग यहाँ पर एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये किसी के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी के आलाकार बने हुए हैं। ये जो करोड़ों रुपया घर से मिलते हैं ऐसे नहीं मिल जाता, सोने की ईंटें ऐसे नहीं मिल जाती, महंगे तोहफे, तोहफ़, गाड़ियाँ, लैंड क्रूज़र, V8 ऐसे नहीं आ जाती। अपने मुल्क का सौदा करना पड़ता है, अपने मुल्क की आवाम की जान का सौदा करना पड़ता है, अपने ज़मीर का सौदा करना पड़ता है।
इस्लाम का सौदा करना पड़ता है कि इस्लाम के नाम पे लोगों को वर्गलाया जाए, वर्गलाने के बाद उन्हें बाहर निकाला जाए और अपने ही मुल्क के खिलाफ उन्हें लाकर खड़ा कर दिया जाए। फिर करोड़ों रुपया आता है, फिर गाड़ियाँ आती है, फिर सोने की ईंटें आती है। तो अगर आप लोगों ने एहतजाज करना था तो 2 साल फ़लस्तीन पर जुल्म होता रहा, आप लोग क्यों नहीं गए वहाँ पर? इतनी आवाम गई है उनकी इमदाद के लिए, आप लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? जब वहाँ पर अमन हो गया आपने यहाँ आग लगानी शुरू कर दी है। यानी कि आप तो फिर वही एजेंट निकले उन लोगों के जो कल तक वहाँ मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे। तो आज तुम लोग यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो कि मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हो, जो पुलिस वाले खड़े हैं उन पर तशद्दुद कर रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो, उनसे खारदार डंडे जो खारदार तारों वाले हैं उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनके सर फाड़े जा रहे हैं, उनके पेट में गोलियां मारी जा रही है, उनकी टांगों में गोलियां लग रही है, उनकी गर्दनों में गोलियां लग रही है। और दूसरी तरफ फिर तुम लोग वो ऐसे पैकेट उठाते हो, पैकेट उठाने के बाद इस तरह ड्रामेबाजी करते हो जिसमें से गोलियों के वो खोल निकल रहे हैं। ये वही गोलियां जो तुमने पुलिस वालों को मारी है, ये वही गोलियां जो वहाँ से गुजरते हुए सिविलियन 2 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं उन्हें लगी हैं। ये वही गोलियां जो वहाँ पर लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उन्हें लगी है। ये वही खोल है। बताओ कि ये गोलियां हमने चलाई थी। तो मेरे ये आपसे कुछ सवाल है कि इतना पैसा कहाँ से आ गया? आखिर उस SHO को जो वहाँ पर ड्यूटी के लिए मौजूद था, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए मौजूद था, उसे शहीद क्यों किया गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसके जवाब लाजमी दीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने